आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन यानी निर्जर्मीकरण या विसंक्रमण या रोगाणुनाशक, यानी भी कोई भी रोग है उसको बिल्कुल रोग मुक्त करना, उसे स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। इसमें पहला जो पॉइंट है या जो माध्यम को तैयार करने के पश्चात, यानी जो हम मीडिया तैयार करते हैं उसको तैयार करने के पश्चात उसमें सूक्ष्म जीवों को शुद्ध संवर्धन प्योर कल्चर के रूप में उगाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को समाप्त कर दिया जाए। यानी जो प्योर कल्चर हम तैयार करते हैं उसमें जो उनका आहार तैयार किया जाता है उसमें अन्य कोई सूक्ष्म जीव न पनपे, ऐसी विधि से उसको तैयार किया जाता है और उसके समस्त सूक्ष्म जीव होते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो शुद्ध संवर्धन प्राप्त नहीं होता। अगर ऐसा प्योर कल्चर तैयार नहीं करेंगे तो शुद्ध संवर्धन प्राप्त नहीं होगा, जिसके कंटामिनेट हो जाने का भय बना रहता है। नेक्स्ट है, यानी वो कंटामिनेट हो सकता है। अगर उसे प्योर कल्चर बिल्कुल प्योर नहीं होगा तो वो कंटामिनेट हो सकता है। अगर प्योर होगा तो उसमें जो अपनी डिजीज़ जो जर्मिनेट कराएंगे सिर्फ वही ही जर्मिनेट होगी, अन्य डिजीज़ उसमें जर्मिनेट नहीं होगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ के भीतर उसकी सतह पर उपस्थित समस्त सूक्ष्म जीवों एवं उनके बीजाणुओं को नष्ट करना ही निर्जर्मीकरण या रोगाणुनाशक या स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। यानी कोई वस्तु या पदार्थ है जिसके भीतर यानी उसके अंदर और उसकी सतह पर जो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, यानी वायुमंडल के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, उनको उस चीज़ को या जो शुद्ध संवर्धन अपने तैयार करते हैं उसमें समस्त जो अन्य जीव होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, उनके बीजाणु या उनके स्पोरों को नष्ट कर दिया जाता है। उसे निर्जर्मीकरण या रोगाणुनाशन या स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निर्जर्मीकरण के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो स्टेरिलाइजेशन की विधि है उसमें कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि शुष्क ऊष्मा द्वारा बाई ड्राई हीट, यानी जो शुष्क ऊष्मा होती है उसके द्वारा निर्जर्मीकरण कैसे किया जाता है। उसमें जो पहला पॉइंट है वो है निर्दहन। इसमें क्या होते हैं, प्रयोग में आने वाले जो प्रयोग में अपने जितने भी उपकरण काम में लेते हैं, जैसे कि इनोकुलेशन नीडल विच्छेदन सुइयां, चिमटी, चाकू, कांच की छड़ें इत्यादि का निर्जर्मीकरण करने के लिए 90% अल्कोहल में डुबोकर बर्नर या जो अग्नि यंत्र होता है जिसमें ज्वाला जलती है उस पर इन चीज़ों को गर्म किया जाता है। यानी जितने भी लोहे के अपने उपकरण होते हैं जैसे कि इनोकुलेशन नीडल, चिमटी, चाकू और कुछ कांच की छड़ें जिनको जो पिघलने वाली नहीं हो उनको 90% अल्कोहल के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है पहले, और उसके बाद उस बर्नर पर उन्हें गर्म किया जाता है जिससे अन्य जो कीटाणु हैं वो बिल्कुल मर जाएं या डेड हो जाएं और वो बिल्कुल अपने को प्योर मिले या शुद्ध मिले। नेक्स्ट है तप्त वायु भट्टी। हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या होता है, ये प्रयोगशाला में ज़्यादातर काम में लिया जाता है। यह एक बॉक्स होता है जो इलेक्ट्रिक द्वारा स्टार्ट होता है, यानी इसमें कुछ रोडें लगी होती है जिसके द्वारा ऊष्मा पैदा की जाती है और उसमें रखे जाने वाले कांच की वस्तुएं को निर्जर्मीकरण किया जाता है। यानी एक प्रकार की ये वायु भट्टी होती है। इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला में काम आने वाले कांच के सामान जैसे पिपेट, पेट्री डिश, फ्लास्क इत्यादि का निर्जर्मीकरण तप्त वायु भट्टी हॉट एयर ओवन द्वारा करते हैं। सामान्य रूप से इनको भट्टी में, यानी जो हॉट एयर ओवन होता है उसकी जो भट्टी होती है उसमें 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 घंटे तक गर्म किया जाता है। यानी 160 डिग्री सेल्सियस तापमान उसमें नोट करके 1 घंटे तक रखा जाता है, या 180 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 मिनट के लिए रखते हैं, जिससे उन पर जितने भी कीटाणु होते हैं या जितने भी रोग के बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाएं। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है, ये भी ज़्यादातर लेबोरेटरी में काम में लिया जाता है। ये गोल आकार का होता है और लोहे का बना होता है। इसमें तैयार किए गए माध्यम को, यानी जो मीडिया होता है उसको, जो आलू का अपने मीडिया तैयार करते हैं उसको तैयार किए गए मीडिया को फ्लास्क जो कांच का बना होता है, फ्लास्क में संवर्धन नलिकाओं में, यानी जो टेस्ट ट्यूब होती है संवर्धन नलिका, उनमें भरकर रुई की डोट से बंद कर दिया जाता है और इन फ्लास्कों को
तार की टोकरी में रखा जाता है, यानी जो ऑटोक्लेव होता है उसमें एक टोकरी या एक नीचे प्याली टाइप आकृति का एक टोकरी रखी होती है, उसमें रखा जाता है, ऑटोक्लेव में निर्जमीकृत किया जाता है। यानी उस टोकरी में रखने के बाद इस फ्लास्क को ऑटोक्लेव में यानी कुछ तापमान पर फिक्स किया जाता है और इसे गर्म किया जाता है, जैसे कि 15 IBPS प्रेशर पर 121.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यानी 15 IBPS जो प्रेशर होगा उस पर 121.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 20 मिनट तक इस फ्लास्क और संवर्धन नलिका को रखा जाता है ऑटोक्लेव में, जिससे कि यह जो इसके अंदर पदार्थ होता है वो मेल्ट हो जाए, यानी गर्म हो जाए, और उसके जो बीजाणु या स्पोर हैं जो अन्य रोग के, वो सारे डेड हो जाएं, यानी नष्ट हो जाएं। प्रयोग में आने वाले जल को भी इसमें ही निर्जमीकृत किया जाता है, यानी जो ऑटोक्लेव होता है उसमें नीचे जल भरा जाता है और उसमें रोड़ें लगी होती है, जिससे पानी गर्म होगा। पानी गर्म होने के बाद ऊपर जो फ्लास्क या टोकरी में जो रखा संवर्धन नलिका होती है वो हीट होती है। हीट होने के बाद वो चीज़ें गर्म हो जाती है और उनके जो बीजाणु या स्पोर होते हैं अन्य फंगस के, वो डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है अंतरायिक या सविराम भाप। इसमें क्या होता है, भाप से इसको तैयार किया जाता है। इस विधि को निर्जमीकरण की कोच विधि, यानी जो यह विधि है इसको कोच विधि कहा जाता है, अथवा टिंडेलाइजेशन विधि भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको टिंडेलाइजेशन विधि के नाम से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है टिंडेलाइजेशन विधि कौन सी है, यानी कोच विधि या भाप से किसी निर्जमीकरण करना टिंडेलाइजेशन है। इस विधि में क्या होता है, जो मीडिया होता है मीडिया को भाप में निर्जमीकृत किया जाता है, स्टेम स्टेरिलाइजेशन किया जाता है 20 से 30 मिनट के लिए। यानी इसका जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 20 से 30 मिनट तक रखा जाता है, और उसके बाद 24 घंटे के लिए उपयुक्त तापमान पर, यानी ऊष्मा यंत्र 24 घंटे के लिए ऊष्मा यंत्र पर रखा जाता है, इनक्यूबेटर में रखा जाता है। यह क्रिया 3-4 दिनों तक दोहराई जाती है और 3-4 दिनों तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 से 30 मिनट तक रखा जाता है डेली। इस क्रिया को करने का धैर्य यह होता है, यानी इस क्रिया को करने का जो कारण होता है वो यह होता है, सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों की वर्धनशीला, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी वर्धनशीला यानी जिनकी बढ़वार होती है, उनकी जो कोशिकाएं होती है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाती है। यानी इसका जो मुख्य कारण है वो है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उनकी जो कोशिकाएं वो डेड हो जाती है। इसके पश्चात ऊष्मा यंत्र पर रखने पर जो मीडिया है उसमें उपस्थित बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं, यानी ऊष्मा यंत्र में रखने के बाद जो मीडिया के अंदर या स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और इनमें से जो नई कोशिकाएं बनती है, यानी डेली 3-4 दिन करने का कारण यही है, जो नई कोशिकाएं बनती है वो भाप निर्जमीकरण या गर्म करने से नष्ट हो जाती है, जिसके बाद 3-4 दिन के बाद जो भी आगे अपने पास जो मटेरियल बचता है या मीडिया बचता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। नेक्स्ट है रासायनिक निर्जमीकरण, केमिकल स्टेरिलाइजेशन। केमिकल स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिटोल का प्रयोग किया जाता है, फिनोइल का प्रयोग किया जाता है, लाइसोल का प्रयोग किया जाता है और कार्बोक्सिल का प्रयोग किया जाता है, या पोटेशियम परमैंगनेट या बोरिक एसिड होता है उसका प्रयोग किया जाता है, या सोडियम हाइपोक्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड या एल्कोहल। इन पदार्थों का सूक्ष्म जीवों के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है और इनकी जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड्स के घोल के द्वारा जो निवेशन या इनोकुलेशन किया जाता है, यानी जो मर्क्यूरी क्लोराइड है उसकी जो मात्रा होती है वो 0.1% सॉल्यूशन होता है, उसके द्वारा इनोकुलेशन किया जाता है, यानी उसमें इन पदार्थों को धोया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। उत्तकों का सतह, यानी जो उत्तक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनकी जो सतह होती है उसको निर्जमीकरण करने के लिए इसी का ही प्रयोग किया जाता है, यानी जो सरफेस स्टेरिलाइजेशन है उसके लिए 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड या जो केमिकल है जो इनमें से उनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गैसों के द्वारा निर्जमीकरण, स्टेरिलाइजेशन विद गैस। यानी बहुत सारी गैसें भी हैं जो स्टेरिलाइजेशन का कार्य करती है, जैसे कि क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलिन व ऑक्साइड। इन गैसों का प्रयोग है जो निर्जमीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन या छन्ना।
इसमें क्या होता है, इसमें जो मीडिया होता है, मीडिया का जो द्रव रूप होता है, यानी उसको जो मेल्ट होने के बाद जो द्रव रूप होता है उसको ऊष्मा द्वारा निर्जमीकृत किया जाता है, यानी भाप के द्वारा हीट किया जाता है या निर्जमीकृत किया जाता है, और उसके जो भौतिक व रासायनिक संगठन है वो बदल जाते हैं, यानी जो पहले ठोस होता है वो बाद में द्रव में बदल जाता है। और कुछ प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स व एंजाइम ऊष्मा द्वारा अक्रियाशील हो जाते हैं, यानी जो ऊष्मा विधि द्वारा उसको गर्म किया जाता है जिसके कारण प्रतिजैविक जो उसके अंदर होते हैं वो एंजाइम होते हैं वो अक्रियाशील हो जाते हैं, यानी उसमें क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार पदार्थों को वह निस्यंदन और फिल्ट्रेशन के द्वारा सीज निस्यंदन या चैम्बरलैंड निस्यंदन या बर्कफेल्ड निस्यंदन या झिल्ली कला निस्यंदन द्वारा छान कर निर्जमीकृत किया जाता है, यानी ये इसकी विधियाँ हैं छानने की, इनके द्वारा इनको छान कर प्योर कल्चर है उसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश के द्वारा भी स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है, यानी जो लाइट्स है उसके द्वारा भी स्टेरिलाइजेशन की क्रिया की जाती है, यानी जैसे कि कुछ किरणें हैं जैसे गामा और पराबैंगनी किरणें, इनके द्वारा भी स्टेरिलाइजेशन की क्रिया की जाती है। इन लाइट्स के द्वारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मारे जाते हैं, यानी उनके मर जाने की संभावना प्रबल होती है, यानी जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनके द्वारा सूक्ष्म जीव जो भी होते हैं वो मर जाते हैं। पराबैंगनी किरणों का प्रयोग स्थानांतरण कक्ष यानी जो ट्रांसफर चैम्बर होता है जिसको अपने लेमिनार एयर फ्लो बोलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है अल्ट्रावायलेट किरणों का। उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें कुछ समय के लिए शुरू की जाती है जिसके कारण उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाएं और उसके बाद में ही उसकी लाइट्स पराबैंगनी किरणों को ऑफ कर दिया जाता है, यानी अल्ट्रावायलेट रे है उनको बंद किया जाता है और उसके बाद में ही कार्य किया जाता है। वातावरण को निर्जमीकृत करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो उस रूम का वातावरण है उसमें भी पराबैंगनी किरणों के द्वारा प्रयोग किया जाता है और उसके द्वारा रूम को स्टेरलाइज किया जाता है। यानी जो लैब होती है, लैब के अंदर अल्ट्रावायलेट किरणों की ट्यूब्स लगी होती है, उनके द्वारा कुछ समय के लिए उनको स्टार्ट करके रूम को बंद कर दिया जाता है जिससे जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उस रूम के अंदर वो सारे डेड हो जाते हैं और उसके बाद में ही उसमें ट्रांसफ़र की क्रिया शुरू की जाती है।